इस पेपर में एलएलबी के जो लैंड लॉस का पेपर है, इसमें मेनली यूपीजेड पूजा एक्ट इसमें शामिल है, और इसकी में जो चीज़ें शामिल हैं उसकी हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या है, ताकि इससे मोटे तौर से अंदाज़ा हो जाए कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, ताकि स्टूडेंट अपनी तैयारी नोट्स बुक वगैरह से कर, टेक्स्ट बुक वगैरह से। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि एम या ऑब्जेक्ट या जो है साइलेंट फीचर्स ज़मींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की क्या है। तो इसका सबसे पहली बात, इसे उद्देश्य भी समझ सकते हैं, उद्देश्य भी यही है इसका कि ज़मींदारी व्यवस्था को समाप्त करना और लैंड को रिफॉर्म करना, लैंड व्यवस्था में सुधार करना। तो सबसे पहले ज़मींदारी प्रथा का समापन कर दिया गया, एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। ये मतलब इसे लागू होते ही ज़मींदार सारे ज़मीन पे आ गए और जो है ज़मींदार कोई रहा नहीं। दूसरा मध्यवर्ती यानी जो इंटरमीडिएट्स थे उन सबको समाप्त किया गया, जिसमें मेनली ज़मींदार भी थे, जो और लगान पे देने वाले लोग थे, वो सब ज़मींदारों के सब ज़मींदार और उसके नीचे वो सब ख़त्म कर दिए गए, लेकिन उनको प्रतिकर दिया जाना था, तो प्रतिकर भी उन्हें दिया गया इसके अंतर्गत। तीसरा पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया गया, यानी रिहेबिलिटेशन ग्रांट भी उन्हें भुगतान करने का भी प्रावधान इसमें किया गया। जोतदारों के अधिकारों की सुरक्षा की गई, यानी टेनेंट्स जो थे उनके अधिकार की सुरक्षा कर दी गई, यानी जो काबिज लोग थे उन्हीं को मालिक बना दिया गया कुछ मामलों में उन्हें परमानेंट अधिकार दे दिए गए, जैसे सीरदार और आदिवासी और आसामी के रूप में। पांचवा चीज़ ये है कि जोतदार अधिकारों को सरल किया गया, सिंप्लीफाइड कर दिया गया जो टेन्यूरल राइट्स थे। पट्टा देने पे प्रतिबंध पर लगा दिया गया, प्रोहिबिशन ऑफ सबलेटिंग ऑफ लैंड सबलेट कोई नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ छूट दे दी गई कुछ मामलों में, जैसे सैनिकों वगैरह के मामलों में, अक्षमता के मामलों में कुछ छूट है अक्षम व्यक्तियों को, लेकिन बाकी सब पे पाबंदी लगा दी गई। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी किराए की तरह ज़मीन को किसी को भी पट्टे पर दे दे। सातवां यह है कि अंतरण को विनियमित किया गया, यानी ट्रांसफ़र को रेगुलेट कर दिया गया, कि उसमें ये कर दिया गया है, जैसे 154 में प्रावधान कर दिया गया कि 12.5 एकड़ से ज़मीन से ज़्यादा वो इकट्ठी नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। मतलब वो जो है ट्रांसफ़र जो है रेगुलेट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन इकट्ठी ना हो जाए, यानी दोबारा ज़मींदार ना बन जाए। नहीं तो दोबारा ज़मींदार बन जाते, ज़मींदारी एक बार ख़त्म कर दी कि बाद में फिर इकट्ठे कर लेते वो इसलिए इस पर सीलिंग लगा दी गई कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन जो है उसको विनियमित किया जाएगा। अलाभ कर जोत के सृजन पर जो है रोक लगा दी है। प्रोहिबिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ अनइकोनॉमिक होल्डिंग, यानी जो है 3 एकड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, जो पक्का 5 बीघा के बराबर जो ज़मीन है, उसे विभाजन से प्रतिबंध कर दिया गया कि भाई उसका डिवाइडेशन नहीं किया जाएगा, यानी छोटे छोटे खेत नहीं बनाए जाएंगे। अगर छोटे छोटे खेत बनाए जाएंगे तो जो है वो अनइकोनॉमिक होंगे और उसमें उपज हो नहीं सकेगी, तो उससे नुकसान होगा। उत्तराधिकार के नियमों में समानता कर दी गई। इसमें जो है ये ख़ास बात है कि वैसे जो है उत्तराधिकार के नियम जो हैं, जो सक्सेशन के रूल हैं, वो बाकी सारे मामलों में जो आपका शहर में अगर मकान है या वह शहर में कोई संपत्ति है, तो वो आपके पर्सनल लॉ से होते हैं कि मुस्लिम लॉ है, मोहम्मडन लॉ है तो मोहम्मडन लॉ से, या हिंदू लॉ है तो हिंदू लॉ से उत्तराधिकार। लेकिन ज़मीन के मामलों में उत्तराधिकार यूपीजेड से गवर्न होगा, यानी उसमें पर्सनल लॉज लागू नहीं होंगे। एक तरह से यहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया। इसके अलावा ग्राम में जनतंत्र द्वारा भूमि का धारण किया गया, यानी विलेज कम्युनिटी को एक भूमि ओन करने की वो पावर दे दी गई कि भाई जो ज़मीन बची हुई होगी वो हमने स्वीकार कर लिया कि भाई छोटी सरकार जो है गांव है और उसी में ज़मीन रहेगी जो भी उसके अधिकार हैं। सहकारी खेती को प्रोत्साहन के लिए व्यवस्था की गई, कोऑपरेटिव फार्मिंग को जो है प्रमोट किया जाए। निजी कूप, आबादी एवं वृक्ष एवं मकान जो है स्वामित्व के में ही रहने दिए गए कि जो भी निजी मकान वगैरह हैं, निजी कुएँ वगैरह हैं, वो उन्हीं के मालिक रहने दिया गया, उससे इस पे नहीं हटाया गया। तो ये इसमें जो है इम्पोर्टेंस इसकी जो है ऑब्जेक्ट एंड जो है एम और फीचर।
अब बात परिभाषाओं की करते हैं, डेफिनेशंस की। तो उसमें सेक्शन 3 में इस एक्ट की परिभाषाएं दी गई, जिसमें मेन परिभाषाओं की हम बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि चक क्षेत्र यानी कंसोलिडेटेड एरिया। तो कंसोलिडेटेड एरिया उसे कहते हैं जब चकबंदी कार्रवाई शुरू की जाती है तो गज़ट नोटिफिकेशन में जो विज्ञप्ति की जाती है कि और वो जो एरिया होता है उसे हम कंसोलिडेटेड एरिया कहते हैं। दूसरा आस्थान, स्टेट। तो स्टेट वो जागीरदार की जो रियासत होती थी उसे स्टेट कहते थे कि भाई वो पूरी ज़मीन उसका स्टेट हुई। थर्ड, फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट उसे टुकड़े को कहते हैं कि भाई जो छोटा टुकड़ा है जो 3 एकड़ प्लस 1/8 एकड़ यानी 5 बीघा, पक्का 5 बीघा जिसे हम कहते हैं, वो टुकड़ा परिभाषित किया गया। यानी उससे छोटा जो है 3.125 एकड़ से छोटा जो है टुकड़ा नहीं होगा, उससे बड़ा ही टुकड़ा होगा। मध्यवर्ती का मतलब ये इसमें बताया गया इंटरमीडिएरी, कि जो बीच वाले थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया। कौन कौन था? जैसे भूस्वामी था, उपभूस्वामी था, मातहत स्वामी था यानी प्रोप्राइटर, सब प्रोप्राइटर, अंडर प्रोप्राइटर, अवध के स्थायी पट्टेदार थे जो है परमानेंट लीज होल्डर, स्थायी जोतदार थे परमानेंट टेन्योर होल्डर, ज़मींदारी संपत्ति के ठेकेदार थे। तो ये सारे जो मध्यवर्ती थे इन सबके अधिकार ख़त्म कर दिए गए, मतलब इनको ख़त्म कर दिया गया एक तरीके से। भूमि की भी परिभाषा दी गई इसमें कि इसे किस भूमि पे माना जाएगा। तो इसमें वैसे तकनीकी रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें 143 वाली भूमि को 109, 143, 144 वाली भूमि को भूमि नहीं माना जाता है। इसे हम कहते हैं 143 वाली भूमि जो कृषि यूज़ में नहीं आ रही, कृषि और बागबानी के प्रयोग में नहीं आ रही, पशुपालन के प्रयोग में नहीं आ रही, उसे भूमि नहीं माना जाता। इसका इफेक्ट ये पड़ता है 143 का कि वो भूमि जो है जो 12.5 एकड़ की सीलिंग है उसमें नहीं जोड़ी जाएगी। अब हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। इससे पहले एक शॉर्ट में बता दूं, एक कूजा एंड LR एक्ट है 1960। ये जो है उत्तराखंड के लिए विशेष है। कुमायूं एंड उत्तराखंड ज़मींदारी अधिनियम है ये 1960 का। इसमें क्या किया गया कि जो UPZA है उसमें उसके कुछ प्रावधानों को मॉडिफिकेशन करके छूट दे दी गई। उसे जो है इस एक्ट में शॉर्ट नोट वगैरह में आ सकता है ये, तो उसके लिए ये आपका एक अलग एक्ट बना दिया। ये भावर और तराई को छोड़कर उत्तराखंड के बाकी पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी, मेनली पहाड़ी क्षेत्र में लागू होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की प्रकृति अलग है। तो इसलिए इस एक्ट से कुछ प्रावधानों को मॉडिफाइड करके उसमें जो है प्रावधान किए गए। अब हम बात कर रहे थे एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड इट्स कंसिक्वेंसेस के जो मध्यवर्ती हैं यानी इंटरमीडिएरीज हैं उन्हें क्या किया गया, कैसे समाप्त किया गया और उसके जो है प्रभाव क्या पड़े। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया कि जो सभी हित थे राज्य के में आस्थानों का जो निहित जो राज्य में स्टेट में जितने भी आस्थान थे, जितनी भी ज़मींदारी थी वो सब निहित हो गई। यानी सारी की सारी जो ज़मींदारी थी, सारी की सारी ज़मीन थी वो गवर्नमेंट की हो गई, यानी ज़मींदार पैदल हो गए एक तरीके से। अब जो है वो जो है उसमें हुई तो है ही, मतलब जो है शामिल तो हो ही गई, निहित तो हो ही गई, लेकिन साथ में समस्त भारों से मुक्त होके हो गई। समस्त भारों से मुक्त यानी कोई भी अगर उसमें अब जो है भार था, उस पर दायित्व था, वो दायित्व भी ख़त्म कर दिया गया। और लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया। धारा 7 और 9 को अगर हम देखते हैं जो है उसमें सुखाधिकार जैसे ईजमेंट था, खनिज अधिकार, पुराने लगान की वसूली का अधिकार, कुआं, भवन और आबादी के वृक्ष का उपयोग का अधिकार पूर्ववत रहने दिया गया, उसे नहीं छुआ गया। ये तो एक्विजिशन की बात हो गई। अब बात हुई इसका परिणाम क्या होगा। इसके परिणाम खास तौर से सबसे पहले परिणाम युवा जमींदार प्रथा की समाप्ति हो गई। जमींदारों को दिए गए आगम अनुदान एवं पुष्टिकरण को समाप्त कर दिया गया। जो भी उन्हें ज़मीन वगैरह दी गई थी वो सब खत्म हो गया। लगान
शायर और स्थानीय कर की वसूली सरकार निश्चित करती थी। पहले ज़मींदार निश्चित करते थे, अब सरकार द्वारा निश्चित की जाने लगी। सरकारी रकम बकाए मालगुजारी की वसूली के लिए ज़मींदारों के द्वारा मुआवजे का जो है समन्वय कर दिया गया। न्यायिक कार्रवाइयों को स्टे कर दिया गया जो भी उनके संबंध में चल रही थी। मध्यवर्ती के विरुद्ध तो पारित जो डिग्री थी मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट्स के अगेंस्ट जो कोर्ट ऑर्डर थे वो भी निष्प्रभावी हो गए। जमींदारी प्रथा के लिए भोग बंधक का साधारण बंधक में परिवर्तन। भोग बंधक वो होता था जो जिसमें बंधक के साथ साथ ज़मीन का कब्जा भी दिया जाता था। अब वो ज़मीन का कब्ज़ा देने के साथ बंधक यानी ज़मीन के गिरवी रखना, ज़मीन के साथ कब्जे देने के साथ वो प्रावधान ही ख़त्म कर दिया गया। और जो उस टाइम भोग बंधक थे यानी ज़मीन के कब्जे के साथ जो है कब्ज़ा दिए गए थे वो भी जो है साधारण उसमें जो है साधारण बंधक में यानी बिना कब्जे वाले बंधक में कन्वर्ट कर दिए गए। महाल संबंधी एक मध्यवर्ती अधिकारों की समाप्ति थी वो भी समाप्त कर दिया गया। पुराने लगान की वसूली के अधिकारी और खान संचालन का अधिकार जो है पूर्ववत रहने दिया गया। और 8 अगस्त सन 1946 के बाद की संविदा को शून्य बना दिया गया। ऐसी कोई भी कंट्रैक्ट किया जाएगा उसे शून्य बना दिया गया यानी वो वाइड होगी। और कुआं, वृक्ष तथा मकान के स्वामियों के साथ जो है व्यवस्थित कर दिया गया। तो ये जो है इसके एक्विजिशन के प्रभाव। बात करते हैं गांव सभा या ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। गांव सभा की स्थापना जो है सरकार में द्वारा गजट से जो है किसी भी गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, आबादी के लिए वो गांव सभा की स्थापना कर दी जाती है कि भाई ये जो है गांव सभा होगी। कई गांवों को मिला के भी जो आप गांव समझते हैं जिसे तो भी एक गांव सभा की स्थापना की जा सकती है। गांव सभा होती है। गांव सभा में जो निहित अधिकार होते हैं तो गांव सभा में जितनी भी भूमि होती है वो गांव सभा में होती है। वन गांव सभा में होते हैं, वृक्ष गांव सभा में होते हैं, मीनाशे यानी जो मछली पालन वाले तालाब होते हैं वो गांव सभा में होते हैं। हाट, बाज़ार और मेला गांव सभा में होते हैं। तालाब, पोखरा और निजी नौका घाट जो है ये गांव सभा में होते हैं। ये गांव सभा के अपने अधिकार होते हैं। उसके जो कार्यकारिणी होती है वो गांव पंचायत होती है। गांव पंचायत जो है पंचायत राज अधिनियम में इसका प्रावधान होता है। उसमें गांव की जो है गांव की पंचायत को ग्राम पंचायत कहते हैं, वो ग्राम पंचायत होती है। अब ग्राम पंचायत को अपने समझिए एक लोकल बॉडी हुई है, उसे अपना अधिकार होते हैं। गांव की सफाई के प्रबंध का अधिकार, प्राथमिक शालाएँ स्थापित करने का अधिकार, स्वास्थ्य, शिशु कल्याण का अधिकार, पानी पीने के पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जैसे लोकल बॉडीज़ को, नगर निकायों को होती हैं वैसी गाँव को दी गई है। गांव में एक जो है ये गांव पंचायत जो कार्यकारिणी होती है इसका हेड और गांव सभा का हेड और भूमि प्रबंधक समिति जो अभी मैं बताऊंगा आपको, मैनेजमेंट जो है लैंड मैनेजमेंट कमेटी, तीनों का हेड एक ही होता है जो प्रधान होता है। एक भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना की जाती है। भूमि प्रबंधक समिति क्या, जो लैंड गांव की होती है उसका प्रबंधन कैसे जनहित में किया जाएगा। जो प्राइवेट लैंड के अलावा लैंड होती है उसे गांव की लैंड कहा जाता है। तो उसके लिए जो है भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य जो है चुने जाते हैं गांव के सदस्यों में से, और वो जो है गांव का प्रधान ही उसका हेड होता है। तो भूमि का इसका जो काम होता है वो भूमि का प्रबंध और निपटारा होता है। गांव सभा की ओर से किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दायर करना है भूमि के संबंध में, कोई जो है सार्वजनिक संपत्ति पे, सार्वजनिक भूमि पे उसने कब्जा कर रखा है, कृषि का विकास और उन्नति के लिए कार्य करना है, सहकारी खेती का विकास करना है, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन का करना है, मीनाशियों और तालाबों की देखभाल करनी है, कुटीर उद्योगों का विकास करना है, वन और वृक्षों की सुरक्षा देखभाल है, हाट, बाजार और मेलों का प्रबंध है, आबादी स्थल और ग्राम यातायात का संरक्षण है, जो चकबंदी में सहायता करना है, और ऐसे अन्य कार्य जो सरकार द्वारा निहित किए जाएँ वो शामिल होते हैं। तो ये गांव मैनेजमेंट कमेटी होती है। इसका मैंने बता दिया कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है और क्या पावर और फंक्शन। अब बात हम करते हैं
गांव फंड, कंसोलिडेटेड गांव फंड और पैनल लायर्स। ये नोट्स में आ सकते हैं, आपके शॉर्ट नोट टाइप में क्वेश्चन आता है। तो जहाँ तक गांव फंड की बात है, तो ये पंचायत राज अधिनियम में प्रावधान है। इसमें जो भी टैक्स इम्पोज किया जाता है यूपी पंचायत राज के अधिनियम के अंतर्गत, वो गांव फंड के रूप में जो है, गांव सभा का, हर एक गांव सभा का एक गांव फंड होता है, उसे जो है उसमें रखा जाता है गांव फंड के रूप में। उसमें प्रोसीड जो है टैक्स की आती है, आल सम हैंडेड ओवर स्टेट गवर्नमेंट जो गांव सभा को देती है वो सारा पैसा आता है। सेल प्रोसीड आती है, यानी जो पैसा उसे जो है अपना कूड़ा वगैरह या बाकी जो चीज़ डिस्पोजल से मिलती है। तय बाज़ारी जो बाज़ार की होती है उससे जो पैसा मिलता है वो आता है। जो ग्रांट ठेके वगैरह पे है, तालाबों के ठेके देने से जो ग्रांट मिलती है वो आता है। जो लोन और गिफ्ट प्राप्त होता है गांव सभा को वो आता है। और जो भी जनरल आर्डर से, स्पेशल आर्डर से स्टेट गवर्नमेंट वो करे, असाइन करे या जो है वो असाइन करे, वो सारा पैसा इसमें गांव फंड में आता है। तो इसे गांव फंड कहा जाता है। अब बात होती कंसोलिडेटेड गांव फंड का। तो जो कंसोलिडेटेड गांव फंड होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो हर एक गांव सभा में नहीं होता। उसमें डिस्ट्रिक्ट में एक जो 25% भाग होता है कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है वो दिया जाता है गांव फंड का। कंसोलिडेटेड गांव फंड में जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर इसे एडमिनिस्ट्रेट करता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हम कह सकते हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेट करता है, वो कंसोलिडेटेड गांव फंड होता है। अब इसमें से क्या किया जाता है, इसमें से खर्चा कैसे आएगा, तो मैंने बता दिया कैसे आएगा। वो खर्चा कैसे किया जाएगा, जो पैनल लायर की फ़ीस होती हैं वो उसमें से दी जाती हैं। जो मुकदमा लड़ने पे जो है भूमि प्रबंधक समिति का या बेदखली के जो मुकदमे लड़ने के लिए गांव सभा के ओर से खर्चा होता है मुकदमे का, वो उसमें से दिया जाता है। डेवलपमेंट, जो कॉमन यूटिलिटी के लिए लैंड्स की जो डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाता है वो दिया जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट कहे वो खर्चा किया जाता है। अब तीसरी बात हमने की थी पैनल लायर्स। ये पैनल लायर्स कौन होते हैं, तो जो है इसका भी प्रोविज़न है पैनल लायर्स का रूल्स में। तो उसमें क्या है कि जो गांव सभा की ओर से मुकदमा लड़ते हैं उन्हें पैनल लायर्स कहते हैं। कि गांव सभा की ज़मीन पे जो कब्ज़ा वगैरह हो जाता है उसके मुकदमा लड़ने के लिए एक पैनल चाहिए लायर्स का, तो उसे जो उस पैनल में शामिल होते हैं वो पैनल लायर कहलाते हैं। अब पैनल लायर सात तरह के होते हैं, 7 तरह के, और एक एडिशनल 8 तरह के। पहला लायर पैनल लायर तहसील पैनल लायर होता है। तहसील पैनल लायर रेवेन्यू, जो ईच तहसील में होता है और तहसीलदार इसे जो है वो करता है, जो तहसीलदार और जो है कंसोलिडेटेड ऑफिसर की जो है कोर्ट में जो है पैरवी करता है। दूसरा तहसील पैनल लायर सिविल होता है, हर एक तहसील के लिए, जो सिविल केसेस लड़ता है, सिविल केसेस में गांव सभा की ओर से। तीसरा डिस्ट्रिक्ट गांव सभा पैनल लायर होता है, रेवेन्यू। और चौथा जो है डिस्ट्रिक्ट गांव सभा पैनल लायर सिविल होता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू वाला होता है वो असिस्टेंट कलेक्टर की ऑफिस जो है सेटलमेंट ऑफिसर की डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की कोर्ट में जो है लड़ता है। इसके बाद जो सिविल वाला होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो है जो भी कोर्ट होते हैं उनके लिए लड़ता है। एक डिविजनल पैनल लायर होता है, डिविजनल गांव सभा पैनल लायर रेवेन्यू होता है, जो वो डिविजनल लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे लड़ता है। एक वन गांव सभा पैनल लायर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है जो है कलेक्टर के ऊपर जो है जिसकी अपीलें जाती हैं, तो उसमें जो है वो पैनल लायर होता है, तो वो वहाँ लड़ता है। और एक हाई कोर्ट का पैनल लायर होता है, वो जो है हाई कोर्ट में केसेस लड़ता है। एक एडिशनल पैनल लायर, इनके अलावा जो केसेस बचते हैं उसके लिए रखा जाता है। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो तहसील पैनल लायर जो है वो कलेक्टर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और बाकी जो
3 से 6 तक के हैं, यानी जो है हाई कोर्ट के अलावा बाकी। तो वो कलेक्टर गवर्नमेंट करती है, कलेक्टर और जो है डिस्ट्रिक्ट जज की रिकमेंडेशन। और हाई कोर्ट का जो पैनल आयर है वो जो गवर्नमेंट करती है एडवोकेट जनरल की रिकमेंडेशन। अब राइट एंड ड्यूटीज़ क्या पैनल आयर की होती हैं, तो वो एक तरह से अब उस गांव सभा का एजेंट के तौर पे काम करता है, उसकी तरफ से पैरवी करता है, लेकिन उसे ज़मीन छोड़ने का या ज़मीन पे कोई कब्जा या अधिकार छोड़ने का अधिकार नहीं। अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ लैंड टेन्योर होल्डर एंड देयर राइट। जो ये यूपीजेड लागू होने के बाद और ख़ास तौर से 28 जनवरी 1977 के बाद 3 तरह के जो है लैंड टेन्योर होल्डर रहेंगे। एक संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर यानी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। एक असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर यानी भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। और तीसरा जो है आसामी। आसामी समझिए किराएदार जैसा है वो। तो ये 3 तरह के जो है अधिकार वो हैं। तो इसमें सबसे पहले संक्राम्य अधिकार वाला जो है वो ट्रांसफरेबल राइट वाला, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का भूमिधर है, सबसे ज़्यादा अधिकार वाला, यानी ये पूरी तरीके से भूमि का मालिक है कि वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है, दे भी सकता है, दान भी दे सकता है, सब काम कर सकता है। जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है उसे जो है ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं होता। वो अपना यूज़ तो कर सकता है, सक्सेशन भी मिल सकती है उसे, वो नहीं कर सकता। लेकिन जो आसामी है वो गैर दाखिलकार काश्तकार है, खाली उसे जो है वो किसी को अपनी ज़मीन पट्टे पे भी नहीं उठा सकता, बस उसे मिली हुई है कि वो उतने अधिकार को यूज़ कर सकता है, जो है जितने अधिकार उसे मिले हैं, खाली जो है उसे यूज़ कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। ना ट्रांसफ़र कर सकता है, ना उसे में कोई और अधिकार मिल सकता है। अब हम इसके अधिकारों की बात करते हैं अलग अलग कि भाई अलग अलग इसमें फ़र्क क्या है, क्या क्या अधिकार है। तो सबसे पहले संक्राम्य अधिकार वाला जो सबसे ज़्यादा अधिकार वाला है, तो सबसे पहले इस पर भी रेस्ट्रिक्शन है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो भी मालिक है जो मर्जी अपनी भूमि में करे। सबसे पहले लैंड का यूज़ तीनों ही कर सकते हैं, भूमि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये है कि इस यूज़ में भी प्रतिबंध है। सबसे पहला ये है कि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि का उपयोग कृषि अधिकारियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यानी एक सीलिंग है कि 12.5 एकड़ तक ही किया जा सकता है, उससे ज़्यादा एक परिवार के द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर कोई ज़मीन जो है कृषि भूमि नहीं है तो वो उसे रख सकता है। मतलब मैं ये कहता हूँ, मेरी ये राय है कि भूमि कृषि भूमि पे तो आपने सीलिंग लगा दी कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा वो ज़मीन नहीं रखेगा। मकान वो नैनीताल में भी बना ले, कश्मीर में भी बना ले और मसूरी में भी बना ले, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। होना ये चाहिए, मेरा विचार ये है कि होना ये चाहिए कि इस पर भी सीलिंग होनी चाहिए कि भाई एक व्यक्ति, चलो भाई ठीक है एक मकान बना ले, चलो एक गर्मी के लिए बना ले, चलो 2 बना ले, लेकिन उससे ज़्यादा मकान जो है जो अगर बनाता है तो उसे जब्त होना चाहिए, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। तो इसमें एक ये इसका भी बाईपास रास्ता है कि भाई वो शहर में जितनी मर्जी ज़मीन खरीद ले, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। खेती पे ये लागू होती है सीलिंग। दूसरा ये कि वो 143 करा के जितनी मर्जी ज़मीन रख ले। 143 यानी गैर कृषि है, वो जो है कि कृषि और पशुपालन उस पर नहीं होता तो वो रख सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें खनिज निकालने का उसे अधिकार नहीं है। ज़मीन का मालिक ज़रूर है, लेकिन अगर उसकी ज़मीन में रेता निकला, सोना निकला या कोई और चीज़ निकली, वो सरकार की है, वो खनिज निकालने का उसे अधिकार नहीं है। खनिज निकालने के लिए उसे अलग से गवर्नमेंट से पट्टा लेना पड़ेगा, उसे क्या किसी भी अन्य व्यक्ति को भी उसे पट्टा लेना पड़ेगा। मतलब खनिज अगर आपकी पर्सनल ज़मीन में भी है तो वो भी सरकार का है। तीसरा, चाहे कोयला निकले, खनिज में कोयला भी आता है, मिनरल जितने भी हैं, माइंस वगैरह से,
घोषणा पाने का अधिकार है, यानी वो 143 लेने का उसे अधिकार है कि जो ज़मीन वो यूज़ नहीं कर रहा है 143 ले लेगा। उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो ये अब एक तो जो है वो पर्सनल राइट से पर्सनल हो जाए, मतलब जो ये विधि है पर्सनल लॉ से उसकी गाइड हो जाएगी, उस पर जो सक्सेशन है वो पर्सनल लॉ से मिलेगा, फिर जो कॉमन लॉ से जो इस वाला लॉ है UPZ वाला उससे नहीं मिलेगा। एक ये इफेक्ट होगा और एक दूसरा वो ज़मीन उससे में कितनी भी रख सकता है, वो 12.5 एकड़ में जोड़ी नहीं जाएगी। अब तीसरा राइट है उसका संक्रमण का अधिकार यानी ट्रांसफ़र राइट। तो संक्रामक अधिकार वाला व्यक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र पे भी प्रतिबंध है। एक तो ये कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए क्रेता के पास। जो खरीदार है उसके पास 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो वो नहीं खरीद सकता है, यानी उसे अंतर नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जैसे उत्तराखंड में लागू है कि बाहर वाले व्यक्ति को कृषि भूमि जो है वो 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा की वो नहीं ले सकता है। अगर उसके पास पर्टिकुलर 2003 में जब ये लागू किया गया ये प्रावधान उत्तराखंड बनने के बाद, उस टाइम कोई ज़मीन नहीं है, अगर उसके यहाँ पास कोई ज़मीन है तो वो कृषि भूमि ले सकता है, नहीं है। और उसमें भी ये किया गया ज़मीन होनी चाहिए, इससे उसमें के पास ये ज़रूरी नहीं कृषि भूमि होनी चाहिए। इसके बाद अनुसूचित जाति के भूमि संक्रमण पर प्रतिबंध है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जो है अनुसूचित जाति का व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी ज़मीन जो है गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति को करेगा। अनुसूचित आदिम जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति पे भी यही प्रतिबंध है कि वह उसको नहीं बेच सकता है। ये प्रतिबंध इसलिए रखा गया कि खाली अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीनें सामान्य लोग ना खरीद के उन पर कब्जा कर लें, इसलिए वो खरीद तो सकता है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से खरीद सकता है, लेकिन उसकी ज़मीन नहीं खरीद सकता। अगली बात यह है कि टुकड़े करने पर रोक है कि वो इससे छोटा टुकड़ा ज़मीन का नहीं हो सकता है। चकबंदी के दौरान अंतरण पर रोक है। चकबंदी जब चलती है कि चकबंदी छोटे छोटे चकों को एक साथ जोड़ के चकबंदी की जाती है, तो उसके चकबंधक के दौरान जो है हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। भोग बंधक पर रोक है। भोग बंधक उसे कहते हैं जिसमें कब्जा भी दिया जाता है, बंधक करने में जो है गिरवी रखने में उसे नहीं किया जा सकता इसे लागू होने के बाद। भूमि के पट्टे पर रोक है कि ज़मींदारी प्रथा फिर से नहीं उठ खड़ी हो, तो इसलिए जो है वो उसे पट्टे पे नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जो है इसमें 156 और 57 में जो है वो है कि अक्षम व्यक्ति अगर कोई है तो जो है वो उसे पट्टे पे दे सकता है। विनिमय का अधिकार है, यानी राइट टू एक्सचेंज, बदल सकता है अपनी ज़मीन से दूसरी ज़मीन। वसीयत करने का अधिकार है, वो वसीयत कर सकता है, यानी कि कोई भी भले ही ये साधारण लॉ से गवर्न होता हो, लेकिन इसमें एक पर्सनल वो जो है उसका अधिकार दे दिया जो है वसीयत करने का। वसीयत करने से वो अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से वसीयत कर दे, किसी भी लाज के हिसाब से वसीयत कर सकता है। मतलब वो वसीयत उसकी मर्ज़ी है, वो मालिक है तो वो किसी को भी जाने जो है ज़मीन दे सकता है, वो जाने कि कौन से लॉ के हिसाब से कर रहा है। विभाजन का अधिकार है, राइट टू स्यू फॉर डिवीज़न कर सकता है, उसे जो है अपना बंटवारा कर सकता है अलग अलग, लेकिन उस पर भी वही 3.125 एकड़ वाला जो है वो प्रतिबंध लागू होगा। म्यूचुअल पार्टीशन कर सकता है, आपसी बंटवारा कर सकता है। बेदखल ना होने का अधिकार है कि भाई वो मालिक है तो वो बेदखल नहीं हो, इसलिए है, लेकिन उस पर भी कुछ प्रतिबंध है कि भाई जो है अगर वो अवैध रूप से कार्य करता है तो कुछ मामलों में उसे बेदखल करने का अधिकार है। तो ये तो संक्राम्य अधिकार वाला हुआ। असंक्राम्य अधिकार वाले में भूमि के उपयोग का अधिकार है। ये अक्षम व्यक्ति को आसामी पे भी उठा सकता है, पट्टा भी कर सकता है, कलेक्टर द्वारा भी पट्टा किया जा सकता है। विनिमय करने का भी अधिकार है, विभाजन करने का भी अधिकार है। संक्रमण यानी ट्रांसफ़र का अधिकार नहीं है, लेकिन वंशुनागामी है, यानी जो है वो अपने
वंश को ट्रांसफ़र होगा, वैसे वैसे उसे बेचने का अधिकार नहीं है। तो ये अधिकार उसके है। अगर वो अवैध अंतरण कर देता है, वह ऐसा व्यक्ति अगर अवैध अंतरण कर देता है यानी ट्रांसफ़र इलीगल तरीके से कर देता है तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में इलीगल होने पे वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी, उसको भी नहीं मिलेगी, दूसरे वाले को भी नहीं मिलेगी और उसकी भी नहीं रहेगी। उसने तो ट्रांसफ़र कर दी, उसकी भी नहीं रही और जिसे ट्रांसफ़र करिए उसको भी नहीं रही। अब जो तीसरा वाला है आसामी, उसको क्या अधिकार है? आसामी को खाली भूमि के उपयोग का अधिकार है कि भाई वो भूमि के उपयोग अपना कर सकता है 146 के अंतर्गत। बाकी अगर करेगा तो उसकी भी बेदखली हो जाएगी और जो है वो उसे परित्याग कर सकता है, बस छोड़ सकता है, उसको इस्तीफ़ा देने का अधिकार है कि वो उस ज़मीन को छोड़ सकता है। तो ये क्लासेस ऑफ लैंड टेन्योर हुए। अब हम बात करते हैं पब्लिक यूटिलिटी की भूमि की बेदखली से। इजेक्टमेंट फ्रॉम लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है उसे बेदखल किया जा सकता है किसी भी जोतदार को। उसकी शर्तें हैं 4। पहली ये कि जो जोतदार है यानी जो ज़मीन जोत रहा है एक मध्यवर्ती यानी ज़मींदार रहा हो और उसने उस भूमि पर बाग लगाया। दाखला या बाग लगाने का काम जो है वो 8 अगस्त 1946 के बाद हुआ और बाग लगाना ऐसी भूमि पे हुआ हो जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि कागजात में दर्ज हो और मुकदमा निहित होने की डेट से, डेट ऑफ वेस्टिंग से 10 वर्ष के अंदर किया गया। तो ये बेदखली है और बेदखली का तरीका क्या है कि इसमें जो है एक मुकदमा जो है भूमि प्रबंधक समिति के सभापति द्वारा किया जाता है और उसके आधार पे उसे जो है मुकदमा करके अगर जो है कलेक्टर को लगता है कि साहब ये वाकई ज़मीन जो है सार्वजनिक है तो उसे वो कर दिया जाता है। दूसरा अतिक्रमणी को ट्रेसपासर है। ट्रेसपासर 2 तरह का होता है, एक तो आराम से अतिक्रमणी है, अनाधिकृत कब्जा करने का है। ट्रेसपासर शुरू से है, ट्रेसपासर इन इनिशियो जिसे कहते हैं कि साहब उसने कब्जा ही गलत कर लिया। और दूसरा एक पश्चातवर्ती अतिक्रमणी होता है जो बाद में ट्रेसपासर बन जाता है, मतलब वो घुसा तो सही, उसे पट्टा तो दिया 1 साल का और उसके बाद वो हटा ही नहीं, तो वो 1 साल तक तो वैध था, 1 साल तक अतिक्रमणकारी नहीं था, उसके बाद वो ट्रेसपासर हो जाता है। तो वो जो है ऐसी स्थिति में जो है उसके लिए भी बेदखली का है, उसके लिए जो है सहायक कलेक्टर को बेदखली का मुकदमा किया जाता है। सहायक कलेक्टर ऐसे ही गांव सभा की जो भूमि होती है उस पर भी बेदखली का वाद जो है 122 खा के अंतर्गत जो है किया जाता है और जो है जो सहायक कलेक्टर है उसे उसकी डिग्री पास कर सकता है और उसे जो है वो बेदखल कर सकता है। इसमें अनुसूचित जाति के अतिक्रमणी को और आदिम जाति के और अनुसूचित जनजाति के अतिक्रमणी को जो है अलग से इसकी व्यवस्था की गई है। आशा ग्राम में नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला जो है उसके लिए अलग सी व्यवस्था है कि तो ये बेदखली जो है की व्यवस्था जो है सेक्शन 211 में की गई। इसके बाद अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड डेक्लेरेटरी सूट की व्यवस्था है। तो जो लैंड का अलॉटमेंट है वो भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा किया जा सकता है, सरकार द्वारा किया जा सकता है। और जो लैंड रेवेन्यू की बात है 298 में जो लैंड रेवेन्यू है, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ एरियर, वो व्यवस्था की गई है कि जो है जो लैंड रेवेन्यू का एरियर होगा वो मालगुजारी होगी, वो कैसे वसूली जाएगी। उसके लिए जो प्रोविज़न है वो ये है कि सबसे पहले मांग पत्र और उपस्थिति पत्र दिया जाएगा कि हाँ साहब इतना पैसा आपके ऊपर निकलता है। दूसरा, अगर नहीं देगा तो गिरफ्तारी की जा सकती है उसकी।
तीसरा चल संपत्ति की कुर्की की जा सकती है, विक्रय किया जा सकता है चल संपत्ति की। उसके बाद जोत की कुर्की तथा पट्टा किया जा सकता है। उसके बाद जोत की कुर्की या विक्रय किया जा सकता है, जोत यानी उसकी खेती जो है। और फिर अन्य अचल संपत्ति की कुर्की या विक्रय किया जा सकता है। और फिर जो है रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये इसका प्रोविज़न रहता है लैंड रेवेन्यू एरिया। अब जो है म्यूटेशन प्रोसीडिंग क्या होती है कि दाखिल खारिज की व्यवस्था को म्यूटेशन कहते हैं। के साथ दाखिल खारिज एक व्यक्ति का नाम है उस ज़मीन पे, नाम जो है दस्तावेज में चढ़ी हुई है, उसे दूसरे व्यक्ति का नाम रखना है तो उसे जो है दाखिल खारिज कहते हैं। अब दाखिल खारिज दो तरह से होता है, एक सक्सेशन द्वारा, उत्तराधिकार द्वारा, और एक अंतरण द्वारा। एक सक्सेशन द्वारा जो होता है कि भाई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके उत्तराधिकारियों को जो वो होता है सक्सेसर को जो ट्रांसफ़र किया जाता है, उसका नाम दर्ज किया जाता है, वो किया जाता है। अंतरण द्वारा ये कि अगर उसने किसी व्यक्ति को दान दे दिए या किसी व्यक्ति को विक्रय कर दिए, वो जो ट्रांसफ़र होता है वो अंतरण द्वारा होता है। तो इसकी सूचना जो है 3 महीने के अंदर देनी ज़रूरी होती है और वो संबंधित अधिकारी जांच करके उसमें नाम दर्ज कर सकते हैं। अब बात आती है बाउंड्री मार्क्स एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स की। जो भूमि संबंधी अभिलेख को तैयार करने और रखरखाव की बात आती है, उसमें जो है सीमा चिन्ह लगाए जाने चाहिए हर एक भूमि पे। वो कलेक्टर देता है खर्चा देने पे, और जो है वो अपनी ज़मीन पे जो है चिन्ह लगा देते हैं कि भाई यहाँ पे भूमि का डिमार्केशन यहाँ तक इस व्यक्ति की भूमि है, भूमि चिन्ह जिसे कह सकते हैं, इस नंबर की भूमि ये है रिकॉर्ड में। अब अगर सीमा विवादों का निपटारा होता है तो उसके लिए जो है कलेक्टर को ऑर्डर कर दिया जाता है। कलेक्टर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पे कलेक्टर ऑर्डर कर देता है और उसकी जांच करके उसकी पैमाइश कर ली जाती है और उसका खर्चा जो है उसी व्यक्ति से ले लिया जाता है। तो उसका बाउंड्री डिस्प्यूट्स का ऐसे निपटारा कर दिया जाता है। अब बात होती है कि प्रोसीजर रेवेन्यू कोर्ट्स का क्या होता है, या रेवेन्यू ऑफिसर की कोर्ट्स के जो है क्या पावर्स होती है। जो कोर्ट की बात करते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स की, उसमें कोर्ट होती हैं कि भाई सबसे पहले जो है कमिश्नर की कोर्ट, अतिरिक्त कमिश्नर की, एडिशनल कमिश्नर की, कलेक्टर की, एडिशनल कलेक्टर की, सहायक कलेक्टर यानी उप कलेक्टर परगना अधिकारी की, अभिलेख अधिकारी की यानी रिकॉर्ड ऑफिसर की, और सहायक अभिलेख अधिकारी की, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर की, और बंदोबस्त अधिकारी की, और जो है सहायक बंदोबस्त अधिकारी के। ये न्यायालय होते हैं, ये सब रेवेन्यू कोर्ट कहलाते हैं। इसमें जो साक्ष्य देने के लिए, कागजात पेश करने के लिए व्यक्ति को बुला सकते हैं, वो अपना ऑर्डर कर सकते हैं, एक तरफा जो है डिग्री भी पारित कर सकते हैं। और पंच निर्णय के लिए भी जो है आर्बिट्रेशन को, यानी आर्बिट्रेशन को देने के लिए भी जो वो रेवेन्यू बोर्ड, कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर, कलेक्टर, ये जो मैंने बताया, ये मेन जो है सब जो है उसे दे सकते हैं। आर्बिट्रेशन को भी सौंप सकते हैं, और आर्बिट्रेशन से जो पंच हैं उस पे जो है उस पे पंच निर्णय अधिनियम के अंतर्गत अपना पंचायत तय कर सकते हैं। अब बात होती है अपील, रेफरेंस, रिवीजन और रिव्यू की। तो कोई भी निर्णय होता है पहले न्यायालय का, तो उस पर अपील की जा सकती है। उसके बाद निर्देशन, जिसे रेफरेंस कहते हैं, रेफरेंस हर एक अधिकारी को नहीं जो है पावर नहीं है। कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर, कलेक्टर, अभिलेख अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी जो है खुद फैसला ना करके और जो है उसे उच्चतर अधिकारी को भेज देता है रेफरेंस के लिए, उसे निर्देश कहते हैं, जिसका धारा 218 में प्रोविज़न है। इसके बाद पुनरीक्षण होता है। पुनरीक्षण रेवेन्यू बोर्ड करता है। पुनरीक्षण ये है कि किसी न्यायालय का, निचले वाले न्यायालय का रेवेन्यू बोर्ड अपने पास से रिकॉर्ड मंगा लेता है और वो देखता है कि उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, वो अनियमितता तो नहीं है, उसको जो है रिवीज़न कहते हैं, पुनरीक्षण कहते हैं। कुछ न्यायालयों का कुछ अपील यहाँ पर नहीं होती, तो वो खाली रिवीजन होता है, तो रिवीजन लीगल पॉइंट पर होता है। अब एक होता है पुनर्विलोकन, रिव्यू जो है वो
जो है सिर्फ रेवेन्यू बोर्ड कर सकता है अपने फैसले का, कि भाई अपना एक फ़ैसला दे दिया, उसने दोबारा उसे रिव्यू कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, इस पर पुनर्विचार कर लेते हैं, इसे रिव्यू कहते हैं। तो फिर मैं एक बार आपको यही बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको एक क्या है इस पेपर में ये समझाने के लिए हैं, बाकी आपको इसे टेक्स्ट बुक से पूरी तरीके से देख लेना चाहिए और इसे ध्यान से कर लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पूरी रेवेन्यू प्रैक्टिस जो है इस पर टिकी हुई है, इसे ध्यान से आप देखें। धन्यवाद।